ध्यान दें, हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें सबसे पहले हमने बताया वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को क्या बोला जाता है? उसकी वैलेंसी बोला जाता है। आप ये भी कह सकते हो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम वैलेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ही हम वैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बताया था आपको, इट इज द रेसिडुअल चार्ज। इट इज द रेसिडुअल चार्ज present on an element when all the other atoms are removed as ions। जब सारे एटम्स को किसी भी कंपाउंड के अंदर जब सारे एटम्स को आयंस की फॉर्म में हटा दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है जो मेन एलिमेंट है उस पर जो बचा हुआ चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके अलावा, उस एलिमेंट के अलावा जितने बाकी के एटम्स है सबको आप हटा दो, रिमूव कर दो आयंस की फॉर्म में, तो जो चार्ज बचेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंस की तो जो दूसरा डिफरेंस है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वैलेंसी सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। वैलेंसी हमेशा सिंपल होल नंबर में ही होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वैलेंसी कभी जीरो नहीं होती भाई, ध्यान रखना है आपको। वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी जो है वो आपको ध्यान रखना है, वैलेंसी कैन नॉट बी जीरो। वैलेंसी कभी जीरो नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीसरी बात अगर हम करें, वैलेंसी कभी फ्रैक्शन नंबर में नहीं होती है। वैलेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। वैलेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इन फ्रैक्शन, या आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर है फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, जबकि वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, अगर नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस नंबर फोर्थ, डिफरेंस नंबर हमारा जो फोर्थ है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में,
आपको ध्यान रखना है वैलेंसी, कोई भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी हमेशा ध्यान रखना है सेम रहती है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स सेम, हमेशा सेम रहती है भाई वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 होगी भाई। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग भी हो सकता है। एन एलिमेंट हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक ही एलिमेंट की अलग अलग क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने कहा आपको हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है H2, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। और मेटल हाइड्राइड्स के केस में, मेटल हाइड्राइड्स के केस में, ठीक है, इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है तो 0 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और हाइड्रोजन अगर मेटल हाइड्राइड्स के केस में है देन ऑक्सीडेशन नंबर है -1। नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्सीजन की, इन ऑक्सीजन में तो ध्यान रखना है अगर परऑक्साइड है, परऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जो है उसका ध्यान रखना है हमेशा -1 से रिप्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो परऑक्साइड के केस में हमेशा ध्यान रखना है, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड, इन परऑक्साइड, परऑक्साइड में हमेशा होता है -1। सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में होता है हमेशा ध्यान रखना है प्लस का हाफ। और अगर बात करें इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन का हमेशा 0। तो आपको ध्यान रखना है वैलेंसी जो है वो तो हमेशा सेम रहती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 है, जबकि आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही हमने बताया ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, जबकि ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो अलग अलग है भाई। -1 भी हो सकती है परऑक्साइड के केस में, -2 भी हो सकती है, जनरल जो है -2 होती है, सुपर ऑक्साइड के केस में +½ है, और जब ऑक्सीजन आपको एलिमेंटल स्टेट में मिलेगा O2 की फॉर्म में या फिर O3 की फॉर्म में, उस समय आपको ध्यान रखना है 0 आपको उसको कंसीडर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, ये आपके डिफरेंस हो गए। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
नेक्स्ट देखे भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, पैराडॉक्स ऑफ, टॉपिक है हमारा पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसको ध्यान से समझेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो फ्रैक्शन में आ जाता है भाई, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिया C3O2, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। जब आप इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमने बता रखा है कार्बन जो है उसका x मान लो, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2 बराबर 0। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 का -4, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर प्लस का 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। यहां आपने कहा कि सर यहां तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में, ये एवरेज, ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है भाई कार्बन का। यहां कार्बन है टोटल 3, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा 4/3। कैसे पता लगेगा? तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह से आएगा भाई। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो कार्बन है, देखो ये ऑक्सीजन है, इसका -2 है, इस वाले का भी -2 है, इस वाले कार्बन का +2 है, इस वाले कार्बन का +2 है, और ये जो कार्बन है इस पे स्टार लगा रखा है, इसका 0 है भाई। इस वाले कार्बन का 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप ओवरऑल क्या निकालो? ओवरऑल आप चार्ज निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ओवरऑल। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा बराबर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कार्बन एटम, टोटल चार्ज ऑन कार्बन एटम अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो टोटल चार्ज आप देखोगे +2 +2 प्लस का 4 आ गया सर, तो आप लिखेंगे सर +2 + 0 + 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1113। तो आपका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, वो आ गया प्लस में 4/3, और ये आपका x बराबर प्लस में 4/3 आ रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है, जो फ्रैक्शन में आता है, वो हमेशा ध्यान रखना है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है भाई। हमेशा ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है फ्रैक्शन में, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको इसी में, दूसरा एग्जांपल देखें भाई। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, Br3O8, Br3O8 का एग्जांपल लेते हैं हम। Br3O8 का एग्जांपल है, इसका जो नाम है, इसका नाम है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो, 3 तो ब्रोमीन है तो ट्राइब्रोमो, और 8 ऑक्सीजन है तो ऑक्टा ऑक्साइड। जब आप इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे जब आप ब्रोमीन की, तो आप देखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 बराबर 0।
ध्यान दे 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 बराबर 0। तो ये हो गया सर 3x माइनस 16 बराबर 0। तो 3x बराबर 16 और x बराबर सर 16/3। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा x की वैल्यू 16/3 आ रही है। इसका मतलब जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है, इसका जो तीनों ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 16/3 आ रहा है। कैसे पता लगेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। ध्यान देखेंगे, ध्यान से समझो। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है भाई। इसका हो गया -2, -2, -2। तो इस ब्रोमीन का हो गया प्लस का 6, इसका हो गया -2, -2। इसका हो गया प्लस का 4, -2, -2, -2। तो इसका हो गया प्लस का 6। ध्यान रखना है इस ऑक्सीजन का -2, फिर -2, -2। तो ओवरऑल इसके बराबर चार्ज के बराबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के। -6 बराबर होगा प्लस के 6 के, -4 बराबर होगा प्लस के 4 के, -6 बराबर होगा प्लस के 6 के। अब आपको निकालना है एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। वो बराबर होगा टोटल, टोटल चार्ज या टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम। तो आप बोलेंगे सर प्लस का 6, प्लस का 4, प्लस का 6 अपॉन 1, 1, 1। तो ये हो गया आपका 3। तो ओवरऑल आ गया आपका, ओवरऑल आ गया आपका 12 + 6, 16/3। और ये आ गया आपका 16/3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, यहां तक आपको अच्छे से ध्यान से देख लें। तो ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन वैल्यू में आता है। तो जो वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू है, वो अकेले सिंगल एटम की नहीं है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा भाई एवरेज वैल्यू। जो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है, इट रिप्रेजेंट्स एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी फ्रैक्शनल वैल्यू। उसके अलावा एक हमारे पास और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये। उसके अलावा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आगे देखें। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल और बताता हूं। सपोज हमारे पास है CrO5, CrO5 है हमारे पास। इसका नाम है क्रोमियम पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम पर ऑक्साइड। इसमें जब आप क्रोमियम का निकालोगे तो क्रोमियम का आपको X मानना है,
और एक ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है बराबर 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसके हिसाब से 0 के बराबर इसके चार्ज को माना जाएगा। टोटल सम जो है ऑक्सीडेशन नंबर का उसको 0 के बराबर माना जाएगा। तो x बराबर हो गया आपका प्लस का 10। अगर हमने x मान के किया तो इसका 10 आ रहा है भाई। लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्रोमियम यहां होता है डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर O, फिर O, बटरफ्लाई बन जाती है एक तरह से। इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। अब क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ये O जो है ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसमें हमेशा -1 होता है, इसमें भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका -2। तो क्रोमियम पे ऑटोमेटिकली क्रोमियम पे कितना हो गया -1 -1 -1 -1। तो ये हो गया आपका -4 और -4 और ये हो गया आपका -2 और ऐड कर दो -6, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो यहां पर आप देखेंगे क्रोमियम जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस का 6 आ जाएगा भाई। तो ध्यान रखना है -1 प्लस फिर -1 फिर प्लस फिर -1 प्लस -1 प्लस -2 प्लस x बराबर 0। इसको x मान लो, ये -2 है, बाकी 4 माइनस के 1 है, तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा x -6 बराबर 0, x बराबर +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपके पास क्रोमियम का प्लस का 6। तो आपको ध्यान रखना है भाई। चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद में जो टॉपिक हमारा वो है नेक्स्ट, अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है, पहले मैं आपको जनरल बताऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस, और एक होती है आपके इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस जिसमें एक ही कंटेनर हो और उसी एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। those redox reactions in which oxidation and reduction those redox reaction in which oxidation and reduction takes place in same vessel, वो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है, एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है भाई। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने कॉपर का सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर सॉल्यूशन है इसमें कॉपर का सॉल्यूशन है और इसमें आपने जिंक की रॉड लगा रखी है, इसमें आपने जिंक की रॉड डिप कर रखी है, ये जिंक की रॉड है,
कॉपर का तो सॉल्यूशन है और जिंक की रॉड है, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे यहां पर कि जो जिंक है वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक जो है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक जो है वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ले रखा है उसमें जो Cr+2 है, कॉपर का सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो यहां पर जो कॉपर है अंदर, कॉपर जो है वो Cr+2 की फॉर्म में है, कॉपर के जो आयन्स है वो +2 की फॉर्म में है यहां पर। क्योंकि अगर आप कॉपर सल्फेट को तोड़ते हो तो आपको पता है कॉपर सल्फेट टूटने पर Cu+2 देगा और SO4-2 देगा। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है Cr+2 की फॉर्म में है। तो ये Cr+2 के जो आयन्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और कॉपर में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया इसका रिडक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कंटेनर जो है एक ही है, उसमें जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि कंटेनर एक ही है और उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हमने उसको बोला है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन तो आप कह सकते हो दोज रेडॉक्स रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in separate vessels, separate या different vessels। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन अलग कंटेनर में होगा, ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में होगा। ध्यान रखना है भाई, ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस जिसमें एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। जिस कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन हाफ सेल बोला जाता है। क्योंकि दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमारे पास सपोज करो एक कंटेनर है ये, और एक कंटेनर हमारे पास यहां पर है। यहां पर आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, ZnSO4 सॉल्यूशन। इस वाले कंटेनर में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन ले रखा है आपने। यहां पर आपको ध्यान रखना है Zn+2 की फॉर्म में है, जो जिंक है वो Zn+2 की फॉर्म में मिलेगा आपको, और यहां पर आपको कॉपर जो है वो Cr+2 की फॉर्म में होगा। अच्छा, इसके अंदर हमने जिंक की रॉड डिप कर रखी है। ये जो रॉड है ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड है ये वाली जो रॉड है ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है भाई।
कॉपर रॉड। तो ZnSO4 के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड है, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, यहां पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। उसके अलावा ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट नहीं है, इन दोनों को हमने एक यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट किया है। तो ये हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब है, इस यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट कर दिया हमने, इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है KCl, या फिर हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, या हो सकता है KNO3, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो है इसको हमने नेगेटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये प्लस और ये माइनस। चले, अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है होगा क्या। तो ये हमने डायग्राम बनाया, हमने देखा इसमें कि सर ये अलग कंटेनर है, ये अलग कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक की रॉड इसमें डिप कर रखी है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर की रॉड डिप कर रखी है, दोनों को हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रखा है। क्या होगा क्या, और दोनों आपस में यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट है, जिसको हमने बोला है सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर हमेशा ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर हमेशा ध्यान रखना है एनोड जो है वो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहां कौन है वहां पर, तो वहां पर है जिंक। तो जिंक जो है वो सबसे पहले Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां वायर से होते हुए जाएंगे, इसका मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको ध्यान रखना है, जो जिंक की रॉड है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, इट बिकम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन जाएगी, सोर्स बन जाएगी, और यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो आगे क्या होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करने लग गए और कॉपर की रॉड पे आ गए। तो आप देखेंगे कि जो कॉपर का सॉल्यूशन है, जो Cu+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर+2 जो है आयन, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर की जो रॉड है उस पर डिपॉजिट होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। जबकि ये जो Zn+2 है ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। ये हो रहा है एट कैथोड, ये हो रहा है एट एनोड, एट एनोड एट कैथोड। यहां पर रिडक्शन हो रहा है सर, दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहा है सर। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई हमारे, अगर इसको मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट सकता हूं, तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई हमारी जिंक प्लस कॉपर+2, एरो लगाकर Zn+2 प्लस कॉपर, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन। ध्यान दें, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो इसमें जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से और +2 पे पहुंच गया, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया सर। और यहां पर आपका क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया क्योंकि यहां पर +2 से और 0 पे पहुंच गया सर।
तो यहां रिडक्शन हो गया, लेकिन अलग अलग कंटेनर में हुई है दोनों रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट मैनर है, ये इनडायरेक्ट मैनर में हुई है, अलग अलग कंटेनर में हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, एक कंटेनर होगा जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा, और जिसमें रिडक्शन होगा वो रिडक्शन हाफ सेल कहलाएगा। दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रही है, ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में हो रहा है, रिडक्शन अलग कंटेनर में हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाते। तो ये मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने बताया टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट तो वो होती है जिसमें आपको ध्यान रखना है एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और एक ही कंटेनर में रिडक्शन, उसी कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी कंटेनर में रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो आपको ध्यान रखना है अलग अलग कंटेनर में, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स। चले नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसके अलावा ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 4 तरह की और होती है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन 4 तरह की होती है। उसमें सबसे पहला, जैसा कि आपने 10th में भी पढ़ रखा है, सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी आपकी होती है डीकंपोजिशन, जिसको हम डिसोसिएशन भी बोलते हैं, डीकंपोजिशन, या आप इसको बोल सकते हो सर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। तीसरी अगर बात करें हम तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और चौथी जो होती है वो होती है डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये टोटल हमारे पास 4 तरह की रेडॉक्स रिएक्शंस है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिसप्रपोर्शनेशन। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 2 हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल। हमारे ये एनसीईआरटी में है वो इस तरह से है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल। एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय नॉन मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय नॉन मेटल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, पता है हमें रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सबसे पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर फर्स्ट, जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाए और एक ही प्रोडक्ट बनाए, ध्यान रखना है व्हेन 2 and more than 2 reactants combine together और react and form a single product, तो ध्यान रखना है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो दोज रिएक्शंस in which 2 or more than 2 reactants, 2 or more than 2 reactants combines together, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे, अब उसमें कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या डाल दी? 1 एलिमेंट शुड बी इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म,
वन एलिमेंट और बोथ एलिमेंट्स, अगर दो हैं तो दोनों या कम से कम एक, वन एलिमेंट और बोथ एलिमेंट्स वन एलिमेंट और बोथ एलिमेंट may be in its elemental form. Those reactions in which two and more than two reactants combine together, ठीक है, वन एलिमेंट और बोथ एलिमेंट, वन रिएक्टेंट बोल दो, इसमें हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, मोर देन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बता दो, इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। कंबाइंड वन रिएक्टेंट और बोथ रिएक्टेंट्स मे बी इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वो आपस में कंबाइन हो जाए और एक ही प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, उसमें एक एलिमेंट या दोनों एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो और वो आपस में जब कंबाइन हो तो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया H2 प्लस Cl2 और ये बना रहा है 2HCl। अब यहां पर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। इसमें ये हाइड्रोजन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका जीरो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका भी जीरो हो गया, हाइड्रोजन का +1 हो गया, -1 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है ये तो 0 से +1 पे जा रहा है तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि क्लोरीन जो है वो 0 से -1 पे जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अपनी एलिमेंटल फॉर्म में हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो कम से कम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होना ही चाहिए। जब वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और हम देखते हैं उसमें देयर इज चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो डिक्रीमेंट आ जाता है या इंक्रीमेंट आ जाता है। तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का क्या हो जाता है, रिडक्शन। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हम चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया N2 + 3H2, ये हो गया हमारे पास 2NH3। यहां पर इसका जीरो है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, इसका भी जीरो है, ये एलिमेंटल फॉर्म में, ये +1 है और ये -3 है। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है, देखो नाइट्रोजन जो है वो 0 से -3 पे जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 0 से, ठीक है, हाइड्रोजन जो 0 से और +1 पे जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सिंपल सा आपको बता रखा है। दूसरी बात करें हम तो दूसरा हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट reverse of combination, it is just reverse of combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। इसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है भाई। तो आप ध्यान रखना है, इन दिस type of redox reaction, in this type of redox reaction, in this type of redox reaction, reactant molecule breaks
इंटू टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स which may be in their elemental form. तो ध्यान रखना है हमें कि जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके रिएक्टेंट है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो सकते हैं। अगर दो बन रहे प्रोडक्ट तो दोनों हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में होगा ही होगा। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जस्ट मैंने आपको रिवर्स कर दिया। जैसे H2O जहाँ है, H2O है, इसको तोड़ा मैंने, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसको तोड़ा मैंने, तो यहां पर ये दे देगा मुझे 2H2 प्लस O2। अब ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स, दोनों ही अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 0 0। तो +1 से 0 पे जा रहा है तो रिडक्शन, और -2 से और 0 पे जा रहा है ऑक्सीडेशन। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आप आराम से बता सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, जब एक रिएक्टेंट हो और उसके टूटने पर, जब एक रिएक्टेंट हो और उसके स्प्लिट होने पर, उसके टूटने पर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, और उनमें भी आपको ध्यान रखना है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में दोनों भी हो सकते हैं। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो तीनों अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो सकते हैं, या कम से कम एटलीस्ट एक तो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगा ही होगा। तो ये हमारी हो गई दूसरी रिएक्शन, डीकंपोजिशन। तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं हम। तीसरी जो है वो आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और एक हमारे पास है डिस्प्रपोर्शनेशन। देखे भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरे नंबर की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, इन सच टाइप ऑफ redox reactions, more reactive element displaces less reactive element। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 10th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अभी बताया था। इसकी रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ करा दूं तो हमें ध्यान रखना है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, जबकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा भाई, तो ZnSO4 बन जाएगा, साथ में कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर ये जो कॉपर है इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सल्फेट का -2 है, जिंक का 0 है। यहां जो जिंक है उसका +2 है, सल्फेट का -2 है और कॉपर का 0 है। तो कॉपर जो है वो +2 से और 0 पे जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर रिडक्शन हो रहा है, जबकि जिंक जो है वो 0 से +2 पे आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
सल्फेट तो दोनों में ही कॉमन है, तो सल्फेट से कोई काम नहीं है हमें। तो ध्यान रखना है सिंपल सा, अगर ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें भी मेटल मेटल को डिस्प्लेस करना चाहिए, कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, तो ये आपके टाइप हो गई मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये आपके जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप की है, तो ये आप बता सकते हैं सर दिस इज टाइप ऑफ मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है सर, दिस इज टाइप ऑफ मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें हम और, तो हम ले सकते हैं V2O5 है डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने 5 कैल्शियम से, 5 कैल्शियम से। तो आप देखेंगे कैल्शियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है वेनेडियम से, तो क्या बन जाएगा 5 मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल वेनेडियम के बाहर निकल जाएंगे। अब यहां आप ध्यान से देखोगे तो यहां कैल्शियम का 0 है, जबकि यहां पर +2 है, यहां वेनेडियम का 0 है, जबकि यहां पर +5 है। 0 से +2 पे गए तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि सर +5 से 0 पे आ गए तो सर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ये भी आपका एग्जाम्पल है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का, ये एग्जाम्पल भी आपका हो गया मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को कम रिएक्टिव वाले से करवाना है, रिएक्शन करवानी हो जाए। उसके बाद में एग्जाम्पल बताता हूँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान दें, बी टाइप जो है हमारा वो है इसी में नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा रिएक्टिव वाला नॉन मेटल कम रिएक्टिव वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल। जैसे एग्जांपल लिया, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया जैसे हमने एग्जांपल लिया, सिंपल सी बात, NaCl की रिएक्शन कराई मैंने। NaCl मतलब चलो आप ले लो NaBr ले लो, 2 NaBr है, उसमें मैंने रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ। आपने कहा ठीक है सर क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या कर देगा इस ब्रोमीन को, ठीक है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा सर, तो 2 NaCl बन जाएगा और साथ में Br2 बाहर निकल जाएगा सर। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस ब्रोमीन का -1 है, क्लोरीन का 0 है, यहां इसका -1 है और यहां इसका 0 है। तो क्लोरीन जो है वो 0 से -1 पे गया तो रिडक्शन हो गया, और ब्रोमीन जो है वो -1 से और 0 पे आ गया, -1 से 0 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्लोरीन का तो रिडक्शन हो गया, ब्रोमीन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमने बताया सर 2 क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराई, तो क्या बन गया 2 तो आयोडाइड बन गए और साथ में क्लोराइड बन गया, सॉरी क्लोरीन बन गया। चलो ध्यान दो, एग्जाम्पल वापस लेता हूं, वापस बताता हूं। हमने लिया 2 आयोडाइड लिए, ठीक है, उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई, तो 2 तो बन गए क्लोराइड
और आयोडीन बाहर निकल गया। 2 आयोडाइड की रिएक्शन कराई हमने क्लोरीन के साथ। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां तो इसका -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां इसका 0 है, यहां इसका -1 है, यहां 0 है। तो सर आयोडीन -1 से और 0 पे जा रहा है सर, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सर क्लोरीन जो है वो 0 से -1 पे आ रहा है, तो सर इसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है भाई। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो मैं क्लोरीन की रिएक्शन कराता हूं 2 KBr के साथ, तो क्या होगा? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो 2 तो बन जाएगा KCl और Br2 बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका -1 है, यहां इसका -1 है, यहां इसका 0 है। तो सर -1 से 0 पे गए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सर 0 से और -1 पे गए तो रिडक्शन हो रहा है सर। तो ये ध्यान रखना है भाई आपको, अगर नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बिना रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद में अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारी जो 4th नंबर की रिएक्शन है, जो लास्ट रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन, वो हमारी 4th नंबर की जो रिएक्शन है इसमें वो है डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है। तो इसमें ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन है भाई, सबसे स्पेशल, सबसे हटके, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शंस है जिसमें एक ही एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है। ध्यान रखना है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन होता है। कंडीशन क्या है? कम से कम एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए। तो स्पेशल टाइप की है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ, this is special type of redox reactions. This is special type of redox reaction in which oxidation and reduction of same element takes place. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कम से कम एटलीस्ट जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए उसकी। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसको तोड़ा मैंने 2H2O + O2 में, ये है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये आपका वाटर है, ये आपका ऑक्सीजन। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो परऑक्साइड के केस में हमेशा -1 होता है ऑक्सीजन का, वैसे नॉर्मली -2 होता है और वैसे 0 होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो -1 से और -2 पे जा रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है,
और -1 से 0 पे जा रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऐसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन होता है। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट का होता है। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर और एग्जांपल की बात करें तो जैसे एग्जांपल है P4 + 3OH-, एरो लगाकर PH3 + H3PO2, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, P4 + 3OH-, ठीक है, साथ में है 3H2O, यहां पर साथ में एक और है 3H2O भी है, +3H2O, तो PH3 और ये हो जाएगा H3PO3PO-, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर इसका 0 है, यहां पर इसका -3 है, और यहां पर आप जब देखोगे तो यहां पर +1 आएगा भाई। 0 से और -3 पे गए, तो 0 से जब हम -3 पे जाएंगे तो रिडक्शन होगा, और जब हम 0 से +1 पे जाएंगे तो सर ऑक्सीडेशन होगा। तो फास्फोरस का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम एलिमेंट का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्पेशल टाइप की जो रेडॉक्स रिएक्शन है उनको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देख लें आप, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बताई मैंने। फर्स्ट मैंने बताई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनमें कम से कम एक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है और उससे सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। दूसरा हमने बताया डीकंपोजिशन, इसी का दूसरा नाम है डिसोसिएशन। तो यहां पर एक ही रिएक्टेंट होता है जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उनमें से भी दोनों प्रोडक्ट में से भी कम से कम एक प्रोडक्ट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। दोनों भी रह सकते हैं, एक तो रहता ही रहता है। तो यहां पर भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाई देता है। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। उसमें भी 2 टाइप की हैं, मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। तो ध्यान रखना है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। यही एग्जांपल है आपका मेटल मेटल का, कॉपर जो है उसको जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। फिर आपको दूसरा एग्जांपल बताया वेनेडियम डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, कैल्शियम ने उसको डिस्प्लेस कर दिया, ये भी मेटल मेटल का। नॉन मेटल में एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, वो कम रिएक्टिव वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। NaBr था, उसमें क्लोरीन की रिएक्शन कराई, क्लोरीन ने Br को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से। उसके अलावा एग्जाम्पल बताया आयोडाइड की रिएक्शन कराई क्लोरीन से, तो क्लोरीन ने जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह सेम क्लोरीन की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड से कराई, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, ब्रोमीन बाहर हो गया, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। लास्ट हमने बताया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कम से कम एलिमेंट के पास 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एक ही एलिमेंट के पास 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल बताया हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2, इसमें ऑक्सीजन का -1 होता है। जब ये टूटेगा तो वाटर बनाएगा, उसमें वाटर का ऑक्सीजन का -2 है, परऑक्साइड में -1 है और ऑक्सीजन में 0 है। -1 से -2 पे गए रिडक्शन हो रहा है, -1 से 0 पे आए ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल बताया फॉस्फोरस का P4 एलिमेंटल फॉर्म में है 0, PH3 में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 में -3 है, तो 0 से -3 पे आए रिडक्शन, और 0 से जब आप H3PO2- पे गए जिसमें फॉस्फोरस का +1 है, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन।
ये हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है वो बता दिया आपको। उसके अलावा आपको, ठीक है, उसके अलावा आपको बता दिया पैराडॉक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑफ पैराडॉक्स, जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शन में आता है तो वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है भाई, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है फ्रैक्शन में जो आता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।